अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैंने घर नहीं जाना, इशाल फातिमा के आखिरी अल्फाज ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। लाहौर के किस लड़के के साथ वो शादी करना चाहती थी, 4 दिन वालिदैन ने पुलिस को क्यों नहीं बताया, क्यों कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, क्यों कहीं पर उसे ढूंढा नहीं गया। असल कहानी खुल रही है जो यकीन करें बड़ी तकलीफ दे है, और ये भी बताती है कि उस लड़की के वो 4 दिन काफ़ी अजियत और तकलीफ़ और बीमारी में गुजरे। दोस्ती, धोखा या फिर एक मौत का जाल जो बहुत अरसे से बुनने की कोशिश की जा रही थी। डिफेंस लाहौर की एक बर्थडे पार्टी से शुरू होने वाला ये सफ़र फैसलाबाद के एक 4 स्टार होटल से होता हुआ एक सुनसान घर के बंद कमरे तक कैसे पहुंचा। क्या किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकी? क्या इशाल की किसी दोस्त ने उसकी फैमिली को नहीं बताया कि इशाल किस चुंगल में फंस रही है, किस रास्ते पे चल रही है, कौन उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है? वो कौन सी ड्रिप थी जिसने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया? वो कौन सा डॉक्टर था जिसने आए बगैर इनको रिकमेंड किया कि आप ये ड्रिप लगा दें? वो कौन सी अद्वियात थी जो बड़े आराम से मेडिकल स्टोर से मिल गई? आज इस सारी की सारी कहानी का पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें भी आपके सपोर्ट की हर वक्त ज़रूरत रहती है और आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। मुझे घर ना लेकर जाओ, मेरी माँ क्या कहेगी? ये मौत की आगोश में जाने से सिर्फ चंद लम्हे पहले एक बेबस लड़की की वो आखिरी चीखें थीं जिसने पूरे माशरे को हिला के रख दिया। इशाल फातिमा केस जो बज़ाहिर एक अंधा मुअम्मा बना हुआ था, इसके गिर्द घूमती पुरस्कार कहानियाँ जो है वो दम तोड़ती रहीं और सच्चाई की हौलनाक तह जो है अब वो खुलना शुरू हो चुकी है, जो यकीन करें हमारे माशरे को झंझोड़ रही है, हमें झंझोड़ रही है कि हम इशाल फातिमा को बचा नहीं सके। हम कितने गैर संजीदा हैं, हम बिल्कुल भी सेंसिटिव इंसान नहीं रहे कि एक लड़की 4 लोगों के सामने मर रही थी और उसको इस डर से कि उसके घर वाले क्या कहेंगे या अब आगे क्या होगा, उसको पता नहीं किन लोगों से ड्रिप्स जो है पूछ के लगवाते रहे और उसको मौत के मुंह में धकेल दिया गया। एक साबिक एसपी पुलिस के हवाले से कुछ अहम तरीन दावे सामने आए हैं। ये बात आप सामने आ चुकी है कि 2 हफ्ते कबल भी इशाल फातिमा कई रोज़ तक अपने घर से गायब रहीं और वो फिर खुद वापस आ गई थी। इसके हवाले से अभी कोई कहानी फैमिली नहीं सुना रही, लेकिन ये बात जो है वो करीबी लोग कोट भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं और हिस्ट्री भी ये है। खलीलुर रहमान और इशाल फातिमा कुछ अरसे पहले तक एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। अब ये खलीलुर रहमान कौन है? खलीलुर रहमान के बारे में थोड़ा सा आगे चल के बताती हूँ। जब इशाल डिफेंस लाहौर में अपनी एक सहेली की सालगिरह पार्टी में गई तो वहाँ उसकी मुलाकात अपने ही शहर के खलील से होती है। आखिरी बार जब इशाल अपने घर से निकली तो उसने अपनी माँ को ये कहानी सुनाई थी कि वो अपनी सहेली दुआ के घर जा रही है। इसका मतलब है दुआ को बहुत कुछ पता था, बड़े अरसे से पता था, लेकिन वालिदैन ने कभी क्रॉस चेकिंग शायद करने की कोशिश नहीं की। वालिदैन ने कभी ये समझने की कोशिश नहीं की कि हमारी बच्ची बार बार कभी इस शहर जा रही है, कभी उस शहर जा रही है, कभी दुआ के घर जा रही है। ऐसा क्या है घर के अंदर कि वो घर में नहीं रहना चाहती या रह ही नहीं रही? उनकी जानिब से कहा कि हमारी लाडली बेटी है। बहुत बच्चे लाडले होते हैं, लेकिन एज अ पेरेंट हमें समझने की ज़रूरत है कि बच्चे मासूम होते हैं, ये दुनिया बहुत जालिम है, कहीं ना कहीं बच्चों को जो है दलदल में खींचना शुरू कर ही देती है। वो दुआ के घर पहुंची थी, मगर वहाँ से उसका असल प्रोग्राम तो खलील के साथ जाने का था। खलील ने उसे दुआ के घर के सामने से पिकअप किया, यानी कि डेफिनेटली दुआ को सारी की सारी कहानी का बहुत अच्छे से इल्म होगा, और उसे अपने एक दोस्त के घर ले गया जिसकी चाबियाँ खलील के पास मौजूद थी। उस घर में कुछ देर तक खलील के साथ उसके दोस्त हबीब, हसन और हुमैस भी रखे, लेकिन फिर वो एक शादी की तकरीब में तीनों चले जाते हैं। पीछे इशाल और खलील जो है वो रह गए उस घर में। बाकी दोस्त जब रात 1 बजे वापस लौटे शादी से तो उन्होंने देखा कि इशाल और खलील कमरे में तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक लगा के जो है वो गाने सुन रहे हैं और हल्ला गुल्ला कर रहे थे। अगली सुबह इशाल की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। वो कभी बेहोश हो रही थी, कभी नींद बेहोश हो रही थी। इस नाजुक मौके पर शुगर की मरीज़ है, आपको पता है 5 साल से वो शुगर की पेशेंट थी। उसको फौरी दवा और मौलिज की ज़रूरत थी, मगर अब मैं क्या कहूँ, वो जो उसके दोस्त थे खलील वगैरह, खलील और उसके दोस्त और उन सब के हाथ पांव फूल गए। अब उन्होंने खुद ही इशाल को एक ड्रिप लगा दी। ये ड्रिप लगने के बाद इशाल की हालत सुधरने की बजाय मज़ीद ख़राब हो गई। यहाँ पे ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इशाल जब डायबिटिक थी 5 साल से, तो क्या उसके बैग में
कभी मेडिसिन नहीं रही क्या? उस वक्त उसके बैग में मेडिसिन नहीं थी? कोई प्रिस्क्रिप्शन की, आजकल तो छोटी छोटी चीज़ की तस्वीर ले ली जाती है, उसने कभी प्रिस्क्रिप्शन की तस्वीर नहीं ली। उसने कभी अपने जो दोस्त का खलील है उससे शेयर नहीं की कि जी कौन सी दवाइयाँ वो लेती हैं, वो बैग में क्यों नहीं थी। उन्होंने खुद ही इशाल को एक ड्रिप लगा दी। अब ये बात है कि क्यों लगा दी, किससे पूछ के लगा दी। ये ड्रिप लगने के बाद उसकी हालत जो है वो बहुत ख़राब हो गई। जब इशाल की बेहोशी के वक्फे हद से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए तो फिर उन्होंने फैसला किया, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी कि इस हाल में इसको इसके घर छोड़ देते हैं। इसके घर में इसकी मेडिसिन होगी, इसके पेरेंट्स जो हैं वो डॉक्टर के पास भी ले लेंगे, लेके चले जाएंगे, डॉक्टर को घर में भी बुला लेंगे, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, क्योंकि वो अब तबीयत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। मगर रास्ते में जब इशाल को होश आया थोड़ा सा, क्योंकि वो होश और बेहोशी के दरमियान वाले जो है एक अमल से गुजर रही थी, उसे मालूम हुआ कि उसे घर लेकर जा रहे हैं, तो वो खौफ से चीखने लगी, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। आखिरकार ये लोग एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। उस वक्त चारों मुल्जिमान यानी खलील, हसीब, हसन और हुमैस पुलिस की हिरासत में मौजूद हैं। वो नशा आवर अद्वियात के इस्तेमाल से तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर वो रज़ा कराना तौर पर वो कहते हैं कि जी ये जिनसी ज़्यादती है, ये एक्सेप्ट हम नहीं कर रहे। अब वो खुद ही अपना DNA जो है करवाने के लिए तैयार भी हैं और उनका दावा है कि उन्होंने उस लड़की के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, कोई अल्लाह माफ़ करे वो कहते हैं इज्तिमाई ज़्यादती नहीं है। लड़की ने जो भी किया अपनी मर्ज़ी से किया। पुलिस को हतमी DNA और तफसीली मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार है, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि इस अलनाक मौत में ये कितने कसूरवार है। अब बात यह है कि एक पॉइंट ये भी है कि इन दरिंदों को बचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम भी सामने आ रहे थे कि ये उनकी अगर आप शक्ल और हालत देखें तो लिचड़ किस्म के अजीब व गरीब, उनको तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के ये तालिब इल्म हैं। इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया, कितनी महंगी नशा आवर जो है चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इनके कोई मादर पिदर बिल्कुल आज़ाद है ना, इन लड़कों का कोई पूछने वाला है, इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये किस तरह से वहाँ पे अयाशी कर रहे हैं। और जब इनको पता चल गया था कि इशाल की तबीयत ख़राब हो रही है तो हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे थे, किससे ड्रिप का पूछ रहे थे, क्या मामला थे, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, कौन अब ये बात बोल रहा है कि तुम DNA भी दे दो, हम मामला संभाल लेंगे। और जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें वाले साहब बार बार बाज़िद नज़र आ रहे हैं कि जी ये गलत है, हम इसको मानने से इनकारी हैं क्योंकि हमारी बेटी के साथ जिनसी ज़्यादती हुई है। तो ये इस वक्त दो साइड की स्टोरीज़ हैं। मेरा काम है मैं आपको हर वो चीज़ आपके सामने रखूं, क्योंकि एक तरफा अभी हम इशाल आके तो नहीं हमें बता सकती कि उसके साथ क्या हुआ है। तो जो दोनों साइड की स्टोरीज कोट हो रही हैं, मेरा एज अ जर्नलिस्ट जो है वो काम ये है कि मैं आपको दोनों साइड की स्टोरी बताऊं। हम ये चाहते हैं कि इशाल के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। जिस दरिंदे ने भी उसे इस जो है नहज तक पहुंचाया कि आज वो बच्ची बेचारी जिंदा ही नहीं है। गलती होती है, बच्चों से गलतियां होती हैं, बड़ों से गलतियां होती हैं, लेकिन किसी भी गलती की सज़ा मौत नहीं होती है। कोई भी गलती इतनी संगीन नहीं होनी चाहिए कि कोई उसको कत्ल कर दे। तो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके वालिदैन कि जी कत्ल है, वो पुलिस से दफात लगाई है कि जी ये कत्ल है। दूसरी चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि जो हमारी बेटी के साथ जिनसी ज़्यादती नहीं हुई। वो कहते हैं कि जी 4 बंदों ने हमारी बेटी के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की है और हम इस रिपोर्ट को मानने से इनकारी हैं। इस सब पे आपकी क्या ओपिनियन है? एज अ पेरेंट मैं आपको ये बात बोलूँगी कि जो हुआ वो इंतहाई गलत था। हमें अपने बच्चों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, एक एक दोस्त के बारे में हमें इल्म होना चाहिए। हमारे बच्चे कंबाइंड स्टडी के लिए भी, क्योंकि सारे बच्चे करते हैं, अगर कहीं जा भी रहे हैं तो हमें एटलीस्ट पता हो वो कहाँ पे जा रहे हैं, हाँ एड्रेस हो, फ़ोन नंबर हो, हमारी उनके पेरेंट्स से बात होती हो। इस पर आप सबकी क्या ओपिनियन है? कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।